नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और घर पे ही रहते होंगे, है ना? पिछली कक्षा में हमने पार्ट एक जो हिंदी व्याकरण का था उसे कंप्लीट किया था। आज हम करेंगे पार्ट दो जो कि है वर्ण और वर्णमाला। इसके अंदर हमें बहुत सी ऐसी परिभाषाएं प्रकार मिलेंगी जो हमारे आगे तक की कक्षाओं में हमारे बहुत काम आने वाली है। सबसे पहले जैसे हम जानेंगे इसमें वर्ण, उसके बाद वर्णमाला, उसके बाद इसके प्रकार कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, उसमें हमें मिलेगा स्वर और व्यंजन। उसके बाद हम जानेंगे कि अनुस्वार किसे कहते हैं, अनुसार अनुनासिक किसे कहते हैं और विसर्ग किसे कहते हैं। ऐसे ही हम आगे देखेंगे आगत ध्वनियों को, और कुछ ऐसे शब्द हैं जो संयुक्त व्यंजनों के अंतर्गत आते हैं, और कुछ ऐसे व्यंजन हैं जिनको कहीं नहीं रखा गया है तो उनका स्थान कहाँ पे दिया गया है ना? आगे इन्हीं परिभाषाओं को आगे बढ़ाते हैं हुए हम इन परिभाषाओं को समझेंगे भी। अब हम क्या करेंगे, इसकी बुक से इसको पढ़ते हुए समझेंगे। चलिए देखते हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किन किन की परिभाषाएं हैं। ठीक है, इस अध्याय को हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, लेकिन इसके अंदर है क्या वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमें क्या बता रखा है कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण होता क्या है? एक अक्षर या शब्द को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे मैं बोलूं कमल, तो कमल का क, उसके नीचे हलंत आधा क जो होता है वो वर्ण होता है। तो मैं उसको एग्जाम्पल या उदाहरण के तौर पे कहती हूँ कि एक अक्षर या शब्द क्या होता है? एक मोती होता है। एक मोती हमारे किसी काम का नहीं होता, तो जब हम क्या करते हैं, मोतियों को इकट्ठा करके धागे में पिरो देते हैं तो वो क्या बन जाती है? माला बन जाती है। उसी तरह एक अक्षर या एक शब्द हमारे किसी काम का नहीं होता। हम क्या करते हैं, उन अक्षरों से मिला करके एक शब्द बनाते हैं, जैसे कमल, है ना? तो उन तीन अक्षरों से मिलाकर के एक शब्द बन गया, एक फूल का नाम बन गया। तो वो जो वर्णों का क्रमिक समूह होता है ना, कि लाइन से मैंने रखा है कमल, तो वो क्या बन जाएगा? वर्णमाला बन जाएगा। ऐसे ही आगे हमें इस अध्याय में बताया है कि वर्ण जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो वो यहाँ बताया गया है कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। हम छोटी क्लासेस में पढ़ते चले आ रहे हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर क्या होते हैं? 11 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 11 प्रकार के। और स्वर होते क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना किया जाता है। जैसे स्वर और व्यंजन है ना, व्यंजन को जब हम बोलेंगे ना तो स्वर की आवाज आएगी ही आएगी। जैसे उदाहरण बताऊं मैं आपको, क की आवाज आ रही है, ख की आवाज आ रही है ना? तो व्यंजन को किसकी जरूरत पड़ती है? स्वर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, लेकिन स्वरों को व्यंजनों की जरूरत नहीं पड़ती है। इनका उच्चारण किसी भी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना किया जाता है। जैसे आ, ई, ये सारे स्वर ही हैं। तो ये अपने अपने आप में ही पूरे हैं, इनको व्यंजनों की जरूरत नहीं पड़ती। और वैसे ही आगे जो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 33 प्रकार के होते हैं। तो इनको सहायता की जरूरत पड़ती है स्वरों की। इसका कोई भी अक्षर या शब्द आप, एक अक्षर एक वर्ण को आप उठा करके बोल के देखो, उसमें किसकी ध्वनि आएगी? स्वर की ध्वनि आएगी। जैसे मैं एक उठा के देखूं, त, थ, तो सबके पीछे अ की आवाज आ रही है ना, तो यानी कि इनके उच्चारण के लिए किसकी जरूरत होती है? स्वर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। आगे ही हम कुछ और चीजों को यहाँ पे जानेंगे। जैसे हमने अभी तक देख लिया वर्ण, वर्णमाला, वर्ण के प्रकार, है ना? आगे हम देखेंगे अयोगवा। अब अयोगवा क्या होते हैं? अयोगवा जैसे अंग से अंगूर हो गया और अंग के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है। पहले हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है? कि जैसे उसके ऊपर बिंदी लगी हुई तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अनुस्वार। इसका उच्चारण जब हम करते हैं तो क्या होता है कि वर्ण के बाद में न की ध्वनि सुनाई देती है। किसकी ध्वनि? न की ध्वनि। जैसे उदाहरण इसमें दे रखा है अंगूर, तो अ न गु र, के बाद में किसकी ध्वनि आ रही है? न की ध्वनि आ रही है ना। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? अंगूर। आगे देखो उदाहरण दे रखा है क, और ऊपर लगी हुई है बिंदी, तो ये अनुस्वार कहलाता है। और न की ध्वनि आती है वर्ण के बाद में, इसको बोला जाता है। जिस वर्ण के ऊपर इसको लगाया जाता है ना, उसी के बाद में इसका उच्चारण किया जाता है। जैसे क न ग न, क्या बना? कंगन। और ऐसे ही झ के ऊपर अनुस्वार की बिंदी लगी हुई है, और इसको कैसे पढ़ेंगे? झ के ऊपर लगी हुई है ना, तो झ के बाद में इसका उच्चारण करेंगे, झंडा।
आगे देखो दे रखा है चंद्र बिंदु वाले शब्द, चंद्र उसके ऊपर लगी हुई है बिंदी, तो उसको क्या बोलते हैं? अनुनासिक। अनुनासिक में क्या होता है? नाक और मुंह दोनों का प्रयोग करते हुए इसका उच्चारण किया जाता है। जिस शब्द पर ये लग जाता है उस पर जोर देते हुए इसको बोला जाता है। जैसे चांद, तो चांद पर जब चा पर जब हमने चंद्र बिंदु लगाया तो उच्चारण कैसे करेंगे? चा, चांद, चांद। एक बार इसको तुम, ये जो लिखा हुआ है ना चांद, चांद के ऊपर ये जो चंद्र बिंदु लगा हुआ है, इसके बिना इसको पढ़ के देखो, देखो चांद के ऊपर ये जो चंद्र बिंदु लगा हुआ है इसको चुका दो एक बार, और इसको कैसे पढ़ोगे? ये क्या है? चांद। और जब आप इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दोगे तो कैसे पढ़ोगे? चांद। चांद पर चा पर जोर देते हुए। ऐसे ही आगे देखो दे रखा है गांव, तो गांव पर अगर मैं चंद्र बिंदु हटा देती हूँ तो कैसे बोलूंगी? गांव। और जब चंद्र बिंदु लगा दूंगी ग पर जोर देते हुए, नाक और मुंह से इसका उच्चारण करूंगी तो गा पर जोर देते हुए बोलूंगी गांव, है ना? ऐसे ही आगे दे रखा है ऊंट, तो ऊंट पर जब आप चंद्र बिंदु हटा दोगे तो क्या बन जाएगा? ऊंट। और जब चंद्र बिंदु लगा दोगे और ऊपर जोर देते हुए बोलोगे तो कैसे बोलोगे? ऊंट, है ना? ऐसे ही आगे हमें दे रखा है अ दे रखा है, उसके आगे विसर्ग लगा हुआ है। जब अ के साथ में दो बिंदु लग जाते हैं, ऊपर नीचे दो बिंदु लगे हुए हैं, तो किसी भी अक्षर पर या शब्द पर जब ये लग जाता है तो इसका उच्चारण करते समय हम क्या ध्यान देते हैं कि इसके उच्चारण में हमें ह की ध्वनि सुनाई देती है। किसकी ध्वनि सुनाई देती है? ह की। और इसको पढ़ते कैसे हैं? जैसे किसी भी अक्षर के आगे लग गया, जैसे अत, अतः के आगे जब हमने विसर्ग लगा दिया तो इसको कैसे पढ़ेंगे? अतः, ह की आवाज आएगी, है ना? और ऐसे ही आगे दे रखा है प्रातः, तो प्रातः के आगे विसर्ग लगा हुआ है। अब मैं इसको बिना विसर्ग के पढ़ के दिखाऊं दोनों शब्दों को? अत, ठीक है? और जब इसमें विसर्ग लग गया तो कैसे पढ़ेंगे? अतः। और ऐसे ही आगे दे रखा है प्रात, प्रात, प्रात के आगे जब विसर्ग लगा दूंगी तो कैसे पढ़ेंगे? प्रातः, ठीक है? ये हो गए हमारे विसर्ग वाले शब्द। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अनुस्वार। जब बिंदी लग जाती है तो अनुस्वार कहते हैं, और जब चंद्र बिंदु लगता है तो उसको क्या बोलते हैं? अनुनासिक। नाक और मुंह दोनों का यूज करते हैं, ठीक है? और इसमें आगे हमें विसर्ग दे रखा है। दो बिंदियां जब लग जाती हैं किसी भी अक्षर या शब्द के आगे तो उसको बोलते हैं विसर्ग का प्रयोग किया गया है। आगे हमें आगत स्वर दिए गए हैं, जैसे सिर्फ चंद्र लगा हुआ है तो इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाएगा? चंद्र, सिर्फ बिंदी नहीं लगी हुई है तो कैसे पढ़ेंगे इसको? ओ की ध्वनि के बीच की ध्वनि होती है, ये आ और ओ के बीच की ध्वनि होती है। और इसको पढ़ते कैसे हैं? जैसे लिखा हुआ है डॉक्टर, तो डॉक्टर को हम कैसे पढ़ेंगे? जब इसमें चंद्र लग जाएगा तो ओ की ध्वनि आएगी, और कैसे पढ़ेंगे? डॉक्टर। ऐसे ही आगे दे रखा है काफी, काफी और बॉक्स, और काफी को कैसे पढ़ेंगे? जब ओ की ध्वनि लगाते हुए चंद्र की आवाज आएगी इसमें, तो चंद्र की आवाज के साथ में ओ की ध्वनि को कैसे पढ़ेंगे? कॉफी। और आगे ऐसे ही दे रखा है बॉक्स, बॉक्स पर जब हम चंद्र लगाएंगे तो कैसे पढ़ेंगे? बॉक्स। आगे दे रखा है ड और ड, इन्हीं व्यंजनों में हमें इन्हें कैसे पढ़ा जाता है? जैसे मैंने इसको पढ़ा लड़ाई, और जब बिंदी आ गई ड के नीचे और ढ के नीचे तो हम इसका उच्चारण कैसे पढ़ेंगे? लड़ाई और पढ़ाई। आगे हमें दे रखा है संयुक्त व्यंजन, जो कि इसी अध्याय का टॉपिक है, जिसमें हमें संयुक्त अक्षर शब्दों के बारे में, संयुक्त व्यंजनों के बारे में बता रखा है। अब संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? दो व्यंजनों के संयोग से ही बनते हैं ये। श को सीधी इसी तरीके से नहीं लिखा जाता। जब हमें श को लिखना होता है तो हम कैसे लिखते हैं? क हलंत प्लस श, क्या मिलकर बनेगा? श। तो ये जो श है, जो संयुक्त व्यंजन वाले शब्द होते हैं, चार ही होते हैं, श, त्र, य और श। ये जो चारों वर्ण हैं ये हमेशा दो शब्दों या तीन शब्दों से मिलकर ही बनते हैं। अपने आप में मैं यूं कहूं कि इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, ये दूसरे वर्णों के संयोग से ही बनते हैं। जैसे श का मैंने आपको बताया, क प्लस श क्या बना? श, ठीक है? ऐसे ही आगे हम देखते हैं त्र को। त्र किससे मिलकर बनता है? त हलंत प्लस र, क्या बना? त्र, ठीक है? त्र का जैसे उदाहरण मैं आपको बताती हूँ, पत्र हो गया, त्रिशूल हो गया, और आगे वैसे ही मैंने आपको श का उदाहरण नहीं बताया था, तो श के उदाहरण में हम क्या लिखेंगे? कक्षा और क्षत्रिय। आगे हमें दे रखा है ज्ञ, ज्ञ किससे मिलकर बनता है? ज हलंत प्लस ण, क्या बना? ज्ञ।
ज्ञानी का उदाहरण आपको देती हूँ, ज्ञानी और विज्ञान। आगे ऐसे ही हमें दे रखा है एक और शब्द श। श से क्या बनेगा? श प्लस श के नीचे क्या लगाएंगे? हलंत प्लस र, क्या बना? श्र। श्रम से क्या बनेगा? श्रम से श्रमिक और श्रम। श से बनेगा श्रमिक और श्रम। ये हो गए हमारे संयुक्त व्यंजन के शब्द। और हमें इस अध्याय में इसके आगे और भी कुछ बता रखा है, जैसे कि मैं आपको थोड़ी सी और जानकारी और देती हूँ संयुक्ताक्षर शब्दों की। संयुक्ताक्षर शब्द क्या होते हैं कि जो इसका पहला शब्द होता है वो स्वर रहित होता है और दूसरा जो होता है स्वर सहित होता है। कुछ शब्दों में दो व्यंजन एक साथ प्रयोग किए जाते हैं, जिनमें पहला व्यंजन क्या होता है? स्वर रहित होता है, दूसरा स्वर सहित होता है। जैसे इसमें स्तः, स्तः से हमें शब्द बनाना होता है तो क्या बनता है? अस्त। अस्त आधा स लगता है तो उसमें स्वर की आवाज नहीं आती है। और त में क्या होता है? त में अ की आवाज आती है। तो पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित। ये हमारे अध्याय में हमें जानकारियां दी गई हैं, जो कि वर्ण, वर्णमाला, वर्ण के प्रकार, स्वर और व्यंजन। उसके साथ में और भी बहुत कुछ बताया गया था, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, आगत ध्वनियां और कुछ और संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर शब्दों के बारे में मैंने आपको बताया। आज की कक्षा में मैं आपको इतना ही बताऊंगी। अगली कक्षा में अध्याय को पढ़ाते हुए मैं इस पूरे अध्याय को आपको समझाऊंगी। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा ये समझाया गया टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की मेरी कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।